लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो बच्चों, ये पूरी तरीके से आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें मैक्सिमम पोर्शन याद करने वाला है। ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पर ये आपको आपकी बुक में ही अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक और पेंसिल जो है उसे आप लोग निकाल लीजिए, और साथ में बच्चों रफ कॉपी भी। कुछ चीजें जो मुझे जरूरी लगती हैं, जो बुक में नहीं लिखी होंगी, मैं वो आप लोगों को डिक्टेट करवा दूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 है अपने पास में, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों को इस चैप्टर में जो चीज पता होनी चाहिए वो ये कि न्यूट्रिशन जो है वो किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर लेता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप फूड पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी और बहुत इजी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में नहीं है। तो आप चाहें तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग, the process of intaking, the process of intaking food from outside, food from outside to inside of the body, inside of the body। ठीक है, अब ये जो फूड हम लोग बाहर से अंदर ले रहे हैं, इस फूड के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे सब्सटेंसेस आपकी डाइट, मतलब आपके फूड के अंदर प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है, इसके बेसिस पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइट या फूड को हम लोग दो टाइप्स में, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है बैलेंस्ड डाइट और दूसरी है बच्चों आपकी अनबैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट जिसे हम लोग हेल्दी डाइट भी कहते हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बहुत बार आती है, बहुत आसान है, आप लोग शायद एसएसटी वगैरह भी पढ़ के आए होंगे कि एक ऐसी डाइट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस को एडिक्वेट अमाउंट में कैरी करती हो। जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में मौजूद हो तो आप उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब मान लो आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो खूब सारे हैं पर प्रोटीन्स कम है, तो आप इस डाइट को बैलेंस डाइट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए था एडिक्वेट अमाउंट के अंदर। तो बच्चों, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपकी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई, आप लोग लिखिएगा बैलेंस डाइट, a diet which contain a diet which contain all nutrients, all nutrients like carbohydrates, like carbohydrates, comma proteins, comma fat, comma minerals, carbohydrate, comma proteins, comma fat, comma minerals, comma vitamins, comma roughage, 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 comma water, etc., water, etc., in water, etc., in proper and adequate, adequate, ADAQUATE, adequate मतलब पर्याप्त मात्रा, adequate amount, adequate amount is called balanced diet।
इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और अगर ये प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो आप उसको कह देंगे अनबैलेंस डाइट या फिर अनहेल्दी फूड। बच्चों, अनबैलेंस डाइट की वजह से कोई भी इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। माल न्यूट्रिशन उसी कंडीशन, उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रफेज, वाटर एटसेट्रा, इन सभी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और जिसकी वजह से जो बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसे शो नहीं कर पाए। तब हम लोग इसे कहते हैं क्या, हम लोग कहेंगे इसे माल न्यूट्रिशन। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट माल न्यूट्रिशन की बात की गई है। सबसे पहला जो है अपने पास में वो है विटामिन माल न्यूट्रिशन। अगर विटामिन की शरीर में कमी हो जाए और जिसकी वजह से शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पुअर हो जाए या हमें किसी डिजीज को फेस करना पड़े तो इस कंडीशन को विटामिन माल न्यूट्रिशन हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों, आपके पास बुक में एक टेबल होगी, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आसानी से इसमें आ सकता है। और जैसा आप टेबल में देख ही रहे होंगे कि उसमें क्या दे रखा है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों, इसकी कमी की वजह से जो बीमारी हो सकती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डार्कनेस के बाद, जब रात में अंधेरा होता है फिर भी हमें अंधेरे में तो इतना तो दिखाई देता ही है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ नहीं है, क्या चीजें, पर जिस बंदे को नाइट ब्लाइंडनेस होगी उसे बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आएगा रात में। तो एकदम, मतलब कहने का मतलब रात में बिल्कुल वो एक तरीके से अंधा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा है बच्चों विटामिन B1, जिसको आप थायामाइन भी कह सकते हैं। इसकी कमी की वजह से जो बीमारी जन्म लेती है उसका नाम है बेरी, जिसके अंदर मसल्स वगैरह जो है वो काफी वीक हो जाती है, बॉडी जो है वो आपका पैरालाइज भी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट रेट वगैरह जो है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। अगला है विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी की वजह से राइबोफ्लेविनोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी स्किन है और जो हमारे लिप्स हैं ये एकदम रफ हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, जिनमें से ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। इसके अलावा हमारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है बच्चों, वो भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे ही विटामिन B3, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। प्लेग्रा, प्लेग्रा जो है वो इसकी कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसके अंदर हमारी जो जबान होती है, जो टंग है, उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा उसके ऊपर छाले भी पड़ सकते हैं। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से बीमारी होती है स्कर्वी, जिसे ब्लीडिंग गम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस केस में बच्चों हमारे गम्स, जो जबड़ा है हमारा, मसूड़े जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती है, खून जो है वो आता है, ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस होगा तो वेट वगैरह जो होता है वो भी हमारा काफी कम हो जाता है और कमजोरी भी महसूस होती है। लास्ट है बच्चों विटामिन D, इसकी कमी की वजह से जो बीमारी जन्म लेती है वो है रिकेट्स। बच्चों, रिकेट जो है वो ज्यादातर वो जो बहुत छोटे, लगभग 5 साल तक के जो बच्चे हैं, इनमें देखी जाती है। रिकेट्स की वजह से होता क्या है, जो लेग्स, जो पैर वगैरह की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ये बच्चों सीधी स्ट्रेट ना रह करके ये क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस केस में प्रॉपर डेवलपमेंट तो होगा नहीं, ऊपर से बच्चा प्रॉपरली चल भी नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिकेट्स, जो कि विटामिन D की कमी की वजह से होती है। तो ये था बच्चों आपका विटामिन माल न्यूट्रिशन। सेकेंड बात करते हैं हम लोग प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की। इसमें बच्चों इस पैराग्राफ में 2 डिजीजेस के बारे में बात की गई है, एक है क्वाशियोरकर और दूसरी है मरस्मस।
सबसे पहले बात करूं अगर मैं क्वाशियोरकर डिजीज की, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चे के बॉडी का एक हिस्सा स्वेल फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, स्पेशली स्टमक। आपकी बुक में देखो डायग्राम दे रखा होगा जिसमें क्वाशियोरकर डिजीज से सफरिंग बच्चा जो दे रखा है उसका आप स्टमक देखें, पेट काफी फूला हुआ होगा, तो स्टमक में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा बच्चे का जो नेचर है वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन उसकी बिल्कुल एकदम येलोइश हो जाती है और ड्राई और ब्लैकिश भी हो सकती है। इसके अलावा उसकी स्किन के ऊपर रैशेज होना बहुत कॉमन है क्वाशियोरकर डिजीज के अंदर। मारस्मस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बॉडी जो है बच्चों वो एकदम सूख जाती है और शॉर्टर हाइट में बच्चा जो है वो कम रह जाता है। इसके अलावा उसकी जो आईज हैं वो सिंक कर जाती है, मतलब कि एकदम अंदर धस जाती हैं। आंखों के चारों तरफ ब्लैक पैचेस जो हैं, काले जो आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो पड़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मारस्मस। फिर बच्चों नेक्स्ट जो माल न्यूट्रिशन है आपके पास वो है मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं कॉमनली बात करूं तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसा कि आपको पता होगा हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन। और बच्चों हीमोग्लोबिन जो है वो बना होता है आयरन। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी होने का मतलब ऑक्सीजन की कमी जो है हमारे शरीर में हो जाएगी। या फिर बच्चों में बात करूं कैल्शियम, सुना होगा आपने कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये ना हो तो हड्डियां और दांत जो है वो हमारे कमजोर रह जाएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आपके पास एक टेबल दे रखी होगी जिसमें कुछ मिनरल्स के नाम, उनके मेन रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं और उनके मेन फंक्शंस लिखे हुए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम। सोडियम एक तो बच्चों जो सॉल्ट है अपना कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड उससे मिलता है। इसके अलावा जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह जो है उनमें भी काफी सॉल्ट होता है। एग मिल्क इनमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट जो है वो सोडियम जो है बच्चों वो हमारे मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके हम लोग चल पाते हैं, भाग पाते हैं। पर अगर पोटेशियम और सोडियम ये दो ऐसे मिनरल्स हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। सेम ऐसे ही बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम का भी सेम फंक्शन है। कैल्शियम की बात करें तो ये दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है। इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनसे मिलता है। कैल्शियम के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारी बोन्स और जो हमारे टीथ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है कैल्शियम। नेक्स्ट है बच्चों फास्फोरस, ये भी हमें मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मिलेट, ड्राई फ्रूट्स या फिर जो कॉड लिवर ऑयल आता है उससे हमें मिलता है। और फास्फोरस भी हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर मैं बच्चों आयरन की बात करूं तो आयरन हमें एग, मीट, मिलेट, कर्ड या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स या कैरेट इनसे मिल सकता है। और जैसा मैंने बताया हीमोग्लोबिन आयरन का बना होता है, तो इसका काम ही है ऑक्सीजन को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पर। आयोडीन की बात करूं तो ये बच्चों में सॉल्ट से मिलता है या सी फूड से या ग्रीन वेजिटेबल से। और आयोडीन जो है शायद आप लोगों को पता हो, आयोडीन हमारे बॉडी में थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन हमारे थ्रोट में एक ग्लैंड होती है, गर्दन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, वो रिलीज करती है। तो ये थे आपके 3 टाइप के माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आपके सामने होगी ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन आपको आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं दे रखी। इस वजह से नहीं बेटा, आपको ये टेबल वगैरह या फिर इसके नोट्स कॉपी में नहीं बनाने हैं, बुक में ही अंडरलाइन करने हैं, बुक से ही पढ़ने हैं। बस आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं।
तो आप लोगों को इसके नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं बच्चों वो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, बाकी पढ़ना आपको ये चैप्टर बुक से है। तो मैं बात कर रहा था ह्यूमन हेल्थ, जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं दे रखी है, आप लोगों को लिखनी है बच्चों, लिखिएगा। ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन लिखिएगा, अ स्टेट ऑफ, आवाज नहीं आ रही बच्चों, एक बार कमेंट करना, ऑडियो वीडियो के लिए कमेंट करो एक बार। आ रही है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, a state of human being in which a person is, in which a person is physically, comma mentally, physically, comma mentally, comma emotionally and socially fit, is called human health, is called human health। तो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली एकदम फिट होता है, इस कंडीशन को ही कहा जाता है ह्यूमन हेल्थ। और बच्चों, अगर वो इंसान इनमें से किसी भी एक तरीके से फिट नहीं है तो इस कंडीशन को कहा जाता है डिजीज। लिख दीजिएगा, इफ अ पर्सन इज नॉट, if a person is not physically, comma mentally, comma emotionally और socially fit, then this condition is called disease। This condition is called disease। तो हमारे सिलेबस में ये ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है हमारे ह्यूमन हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ा हुआ। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि पानी जो है वो वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, ऐसा हम लोग स्लोगन देते हैं। पानी को ड्रिंक करने के लिए यूज में लिया जाता है, खाना पकाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन प्रोसेस के लिए, मतलब हर जगह पानी जो है वो काम आता है। हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो बच्चों वाटर से ही बना है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी रिएक्शंस बच्चों वाटर के अंदर ही हो रही हैं। तो अगर वाटर की कमी शरीर में हो जाए तो सीधी सी बात है, हमारा सेल कोई भी प्रोसेस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें हेल्दी बने रहना है, हम चाहते हैं हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, तो हमें बच्चों रेगुलर वाटर ड्रिंक करना पड़ेगा। और सिर्फ वाटर ही नहीं, साफ सुथरा पॉल्यूशन लेस वाटर हम लोगों को पीना पड़ेगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक गुड क्वालिटी या फिर आइडियल वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं।
तो बच्चों ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला तो बच्चों ये कि पानी दिखने में विजिबल जो है, विजिबली उसमें किसी तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई प्लांट्स या कोई गंदगी, फिजिकल इंप्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी, पानी का जो पीएच है बच्चों, वो आपका बैलेंस्ड मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक हो पानी और ना ही पानी जो है वो ज्यादा बेसिक हो। तीसरी प्रॉपर्टी आइडियल वाटर की ये है कि उस पानी में बच्चों प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में वाटर से ही मिलता है। तो अगर पानी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग उस पानी को आइडियल वाटर नहीं कह सकते। यही कारण है बच्चों कि डॉक्टर्स या फिर हमारे घर वाले भी हमें एडवाइस देते हैं कि आपको एक दिन के अंदर कम से कम 8 ग्लास ऑफ वाटर तो ड्रिंक करने ही चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते रहेंगे तो आपके शरीर में कोई पॉइजनस वेस्ट जो है वो स्टोर नहीं होगा। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आप जो है यूरिन बनाएंगे, यूरिन एक्सक्रीट करेंगे, और बच्चों यूरिन के थ्रू जो भी पॉइजनस मटेरियल या वेस्ट सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर बन रहा होगा वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चों वाटर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट या कंट्रोल करता है। पानी की कमी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग लगातार पानी पीते हैं प्रॉपर अमाउंट में तो ये देखा गया है कि लंग्स के जो इन्फेक्शन है और जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या फिर अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम हो या अस्थमा, ये सारी ऐसी परेशानियां आपको नहीं होंगी अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते हैं तो ना तो आपको कभी सर्दी होगी ना फिर आपको कभी बुखार आएगा। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग गंदा पानी पी लें जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो या फिर कीड़े वगैरह, वर्म्स वगैरह ही क्यों ना हो, इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कोलेरा, डायसेंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। जो एक और बीमारी है जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना बच्चों आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड, और राजस्थान के बारे में जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको एक बीमारी का नाम दिखाई देगा बाला या फिर नारू, ऐसे करके बच्चों नाम दिखा होगा, बाला या फिर नारू। ये शायद लास्ट है सेकंड पैराग्राफ में, आपको लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ मिल जाएगा। ये बाला या फिर नारू राजस्थान में फैला था ईयर 2000 से पहले, और ये बच्चों जिस वर्म, जिस कीड़े की वजह से हुआ था उसका नाम आपको याद रखना है, नाम है उसका ड्रैक्यूंकुलस, ड्रैक्यूंकुलस मेडिनेसिस, मेडिनेसिस, ड्रैक्यूंकुलस मेडिनेसिस। इसमें जो ये जो फीमेल वर्म होती है ये पानी में अंडे देती है और जिसे इंसान जो है अगर पी जाए तो उसके पेट में वो एग जाकर के क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और उनमें से जो लार्वा वगैरह है वो शरीर के अंदर पैरासाइट का काम करते हैं, जिसकी वजह से उल्टियां होना, ब्लीडिंग होना और पेट में दर्द रहना, बुखार का आना, ये बहुत सारी कॉमन परेशानियां थी। पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, पानी को साफ सुथरा बनाने की कोशिश की गई, उबाल, लोगों को समझाया गया कि पानी को आप उबाल करके ठंडा करके उसके बाद में पीजिए, पानी को आप हमेशा ढक करके रखिए। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद में देखा गया कि ईयर 2000 के बाद नारू या बाला डिजीज का कोई एक पेशेंट भी नोटिस नहीं हुआ।
तो बच्चों ये आपको इतना था आपके पास ड्रिंकिंग वाटर एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। किसी का बच्चों कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर अगर आपका कोई कमेंट डाउट है तो आप उसको लिख दीजिए, और नहीं है बच्चों तो फिर आप तब भी आप कमेंट कर दीजिए नो सर। नो सर का मतलब है कोई डाउट नहीं है। अब तक जो हमने पढ़ा, जहां जहां मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है वहां आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है बच्चों, और जो मैं लिखवाने के लिए कह रहा हूं जो आपको लिखना है वो आपको सब आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो अपने पास में हेडिंग है वो है ओबेसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में मोटापा कहते हैं। देखो, मोटापा और हेल्दी ये दो अलग अलग चीजें हैं। मोटापे की, ओबेसिटी की डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो हमें समझना पड़ता है सबसे पहले बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई, ये बीएमआई क्या है? ये हमारे बॉडी का मास और जो एरिया है उसका रेशियो होता है, मास अपॉन एरिया। मास जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है, एरिया जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो जब तक किसी इंसान का बीएमआई 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक है तब तक वो इंसान हेल्दी है। और अगर यही वैल्यू, बीएमआई की वैल्यू 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा हो जाती है तब इस ही कंडीशन को कहा जाता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज अ कंडीशन in which the BMI value of a person becomes more than 30 kg per meter square. ओबेसिटी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण है बच्चों जेनेटिक, कि पेरेंट्स अगर हैं मोटापे के शिकार हैं तो बच्चा भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी अनहेल्दी फूड हैबिट्स, आपको जो चीजें खानी चाहिए वो ना खा करके आप बाहर की चीजें ज्यादा खाते हो, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हो, तब भी आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। या फिर आप प्रॉपरली फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क नहीं करते, या फिर आपका काम सिर्फ बैठे रहने का है, तो उस केस में भी आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा थायराइड, अगर हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो इस कंडीशन में भी ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो भी चर्बी वगैरह हमारे शरीर में डिपॉजिट होगी उसको डिकम्पोज करने का काम थायरोक्सिन का है। पर अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा नहीं बनेगा, तो उस केस में ओबेसिटी के शिकार हम लोग हो सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर वगैरह ज्यादा हो सकता है, या डायबिटीज भी हो सकती है, या बराबर प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ओबे पर्सन को देखी जाती है कि वो उन्हें फेस करता है। तो ये था बच्चों ओबेसिटी। नेक्स्ट है अपने पास में हेडिंग, वो है ब्लड प्रेशर। बहुत आसान डेफिनेशन है, वो प्रेशर जो कि हमारा ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो हमारा ब्लड वेसल्स में क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, और उस दौरान वो उन ब्लड वेसल्स की वॉल पर क्या लगाता है, प्रेशर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। एक हेल्दी एवरेज एडल्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बच्चों वो है 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg। mm का मतलब है मिलीमीटर, Hg का मतलब है बच्चों मर्क्यूरी।
आप लोगों ने वो डिवाइस तो जरूर देखा होगा जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। उस डिवाइस का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर में बच्चों मर्क्यूरी भरा होता है, और जैसे जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, ये मर्क्यूरी जो है उतना ही ज्यादा हाइट पर चढ़ता जाता है। तो 120 mm ऑफ Hg का मतलब है कि आपका मर्क्यूरी 120 मिलीमीटर तक अप्रेज हो गया है। यहां बच्चों आपको रीडिंग में दो वैल्यूज, दो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई देंगी, एक 120 और एक 80। ये दो अलग अलग प्रेशर्स हैं। एक प्रेशर जो पहले वाला 120 है इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा जो 80 है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर क्या करता है, रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसे कहा गया है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 120 बताई गई है। और जब हार्ट फिर से रिलैक्स करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो इसीलिए जो दूसरी वैल्यू है 80 mm ऑफ Hg, ये पहली वाली से कम है। तो जो एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर है वो 90 टू 120 mm ऑफ Hg होता है, और जो एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 टू 80 mm ऑफ Hg नापा जाता है। ब्लड प्रेशर अगर रेगुलर हो तो ठीक, अगर इरेगुलर है तो बच्चों दो तरीके की परेशानियां सामने आ सकती हैं। एक कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर और एक कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बच्चों ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे सारे ऑर्गन्स तक ब्लड जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी तो इस कंडीशन में हमारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और हमें बहुत ज्यादा थकावट फील होगी, या चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, कमजोरी जो है वो हमें फील होगी, बहुत जल्दी हम लोग थक जाएंगे। ये सब कंडीशंस लो बीपी की वजह से हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इसका कारण हो सकता है बच्चों एंजाइटी, बेचैनी, या फिर एंगर, गुस्सा, कंफ्यूजन, है ना, इन सब की वजह से, या फिर सिगरेट्स वगैरह कोई पीता है, या कोई अनहेल्दी डाइट लेता है, मतलब अचार वगैरह बहुत खाता है, ऑयली सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा खाता है, बाहर का बहुत खाता है, या फिर मोटापा। इन सभी केसेस में हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर कोलेस्टेरॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का रेडियस या एरिया बच्चों जो है वो कम हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया जितना ज्यादा कम हो जाता है ब्लड का प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जरूरी है हम लोग हमारी डाइट का ध्यान रखें, हम लोग प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स ये सभी हमारी डाइट में लेते रहें। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, मॉर्निंग वॉक वगैरह ये सब हम लोग करें। और अगर हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं जैसे सिगरेट्स वगैरह या फिर एक्सरसाइज ना करना, तो उन्हें हम लोग ड्रॉप कर दें, तो हम लोग ब्लड प्रेशर की किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। तो ये था बच्चों आपका ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो हेडिंग है अपने पास वो है बच्चों इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स या जिन्हें टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। हम लोग ऐसी चीजें, चलो जरूरी चीजें, फायदेमंद चीजें तो खाते ही हैं, पर बच्चों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अनवांटेड पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ओपियम, चरस, गांजा वगैरह। इन्हीं की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला होगा गुटखा। गुटखा बनता है जो बीटल, जो आपकी बीज आता है उससे, कत्था, चूना, लाइम मतलब चूना,
और मेटल फॉइल्स, इन सबको पाउडर फॉर्म में जब पीस लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुटखा। कई बार गुटखे में टोबैको, तंबाकू जो है वो भी बच्चों ऐड किया जाता है। गुटखा बहुत गंदा असर डालता है लोगों पर आजकल सिटी और विलेज में स्पेशली औरतें और जो बच्चे हैं वो गुटखा का कंजम्पशन ज्यादा करने लग गए हैं। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिकली हम लोग अफेक्ट होते हैं, इसके अलावा बच्चों एक बीमारी आपको मिलेगी, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये बीमारी भी हो सकती है जिसके अंदर जो हमारे जॉ हैं वो एकदम हार्ड बन जाते हैं और प्रॉपरली ओपन ही नहीं हो पाते। इस कंडीशन को सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। और इसके अलावा आप सभी ने सुना होगा कि गुटखा हो या तंबाकू हो, इन सभी के कंजम्पशन की वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरा इन टॉक्सिक सब्सटेंस है बच्चों टोबैको। आपको पहली चीज टोबैको के लिए जो पता होनी चाहिए वो ये कि टोबैको किस पेड़ की, किस प्लांट की लीव से हमें मिलता है। आपको नाम मिल जाएगा निकोटियाना टोबैकम। ये बायोलॉजिकल नेम है टोबैको प्लांट का। इसकी पत्तियों में लगभग 8% तक निकोटिन नाम का एक एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड का मतलब है नशीला पदार्थ, जो कि बच्चों पेन किलर्स वगैरह में भी यूज में लिया जाता है। तो अगर हम लोग टोबैको का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो दांत खराब होते हैं, गम्स जो हैं वो सड़ जाते हैं, इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों निकोटिन नाम का जो एल्कलॉइड मौजूद है वो हमारी आर्टरीज के रेडियस को कम कर सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतें, जो आपकी लेडीज प्रेग्नेंट और लेडीज होती हैं, अगर वो टोबैको का यूज करें तो जो फीटस, जो बच्चा जो उनके कोख में, जो वॉर्म में जो पल रहा है बच्चा, उसका डेवलपमेंट जो है वो भी रेगुलर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बच्चों सिगरेट्स वगैरह में टोबैको मिलाया जाता है। जब सिगरेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है। ये पॉइजनस गैस जब रिलीज होती है और अगर इसे कोई इनहेल कर ले तो उसकी शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अमाउंट बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है बच्चों वो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ना तो हमारा प्रॉपरली ब्रेन वर्क करेगा और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो देखी जाती हैं। स्पेशली लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती हैं, जो भी इंसान सिगरेट्स या बीड़ी वगैरह का इस कंजम्पशन करता है। तो बच्चों यहां तक इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और इसके आगे भी आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू।